हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई सॉलिड स्टेट के आज हम लास्ट लेक्चर के साथ आ चुके हैं। भाई आज हमारे पास सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर है, मतलब 6 लेक्चर हमारे पास हो चुके थे और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7। सर 7वां लेक्चर हमारे पास है आज का। मतलब इससे पहले हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया और 7 लेक्चर में हमारे पास जो भी हमारे सिलेबस में सॉलिड स्टेट थी हमने उसको कर लिया है कवर। ठीक है ना। तो आज हमारा बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा, ज्यादा टॉपिक्स हमारे पास बचे नहीं है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में जो हमारे पास में यूनिट नंबर 5 सॉलिड स्टेट थी उसको हम कर रहे थे। इससे पहले 3 यूनिट कर चुके हैं, बाकी यूनिट हम करेंगे आगे, है ना। तो भाई सॉलिड स्टेट में हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं एक बार आपको ब्यौरा दे दें। हालांकि देखो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें दी हैं, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऑफ स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल, इसके बारे में टोटल पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के तीनों लॉ पढ़ चुके हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं और ये डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, और उसमें हमारे पास कुछ है, NaCl है, KCl है और CHCl है। इन तीनों को डिटेल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हमने देखो शुरुआत कहां से की रही थी, एक शॉर्ट रिवीजन लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा फंडा समझ में आए कि हमने क्या किया था। देखो भाई सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने से पहले हमने शुरुआत करी थी भाई मैटर से, कि मैटर क्या होता है। मैटर जिनमें मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं उनको मैटर कहते हैं, जो 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम कैसे पहचानेंगे सर क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस होते हैं? तो उनके लिए हमने क्या करे थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। सर सॉलिड के बीच का डिस्टेंस कम होता है, उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, डिफ्यूजन पावर कम होती है, डेंसिटी ज्यादा होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, और ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने सॉलिड की पढ़ ली थी। उसके बाद हमने जाना भाई सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। हमने कहा भाई सॉलिड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं सर, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दूसरा हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होता है। हम कहे सर क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों के हमने डिफरेंस के साथ साथ दोनों को डिफाइन किया था। अगर हमारे पास में कोई भी सॉलिड एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, अगर वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट में लगे होते हैं तो वो क्रिस्टलाइन होते हैं, नहीं लगे होता है अमॉर्फस होते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट होता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन का, अमॉर्फस का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ये हम जान चुके थे। इसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होता है एकदम फिक्स होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन का, अमॉर्फस का शार्प नहीं होता है, वो एक रेंज में होता है। इसके अलावा हमने क्या जाना भाई, हमने इसमें जान लिया कि सर इनकी अगर हम आगे बात करें, हाँ, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है एकदम चिकनी स्मूथ प्राप्त होती है और इनकी हमारे पास रफ प्राप्त होती है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ, यहाँ अगर हम बात करें कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनका हमारे पास एंथैल्पी फ्यूजन क्या होता है, डेफिनेट होता है, इनका डेफिनेट नहीं होता है। इसके अलावा हमने क्या जाना था, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन किसमें, एमॉर्फस में हमारे पास क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक मतलब होता है कि सभी डायरेक्शन में इनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। एक्चुअल में इनको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड कहते हैं, ये आपको पता होगा, इसमें हम सारी चीजें वो कर चुके थे। इसके बाद इनके एग्जाम्पल कर लिए थे। फिर हमने क्या जाना था भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो भी हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल से मिले तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयन से मिलकर बने तो आयनिक सॉलिड, मेटल से मिलकर बने तो मेटलिक सॉलिड, और अगर वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बहुत सारा एक जालनुमा संरचना बना रहा है, मतलब एक नेटवर्क टाइप बना रहा है, तो उसमें कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड बोल दिया था। ठीक है सर। इसके बाद हमने जाना था क्रिस्टल स्पेस क्या होता है। भाई जब कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक डेफिनेट अरेंजमेंट में लगता है तो कुछ ऐसे ही तो दिखेगा, इसी को क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं। और इसको अगर हम एटम हटा दें, उनके लैटिस पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का दिखता है, ये हम बनाना सीख गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्पेस की एक सबसे छोटी से छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होने के बाद पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाती है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल के अगर टाइप्स की बात करें, एक यूनिट सेल में हम क्यूब में बात कर रहे थे, क्यूब में हमारे पास कॉर्नर 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं, एज 12 होती है, बॉडी सेंटर 1 होता है। ठीक है।
इसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो हमने कहा था भाई सिंपल, अगर कोनों पर एटम्स लगे हुए तो सिंपल हो गया, और अगर कोनों के अलावा सेंटर पे भी लगे तो उसको सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच लगे हैं, बॉडी सेंटर्ड हो गया। फेस, प्रत्येक फेस पे लगे हैं, फेस सेंटर्ड हो गया। आमने सामने के फेस पे लगे एंड सेंटर्ड हो गया। और अगर हमारे प्रत्येक एज के सेंटर पे लगे हैं तो एज सेंटर हो गया। सर इसके बाद हमने इन सब में क्या देखा था, कॉन्ट्रीब्यूशन और एटम्स देखा कि कॉर्नर पर कोई भी एटम होता है 1/8 मतलब 1/8 पार्ट को कंट्रीब्यूट करता है। फेस पर 1/2 करता है, बॉडी पर 1 करता है और एज पर करता है 1/4। ये एक शॉर्ट टाइम रिवीजन हम ले रहे हैं पूरा का पूरा लेक्चर, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है ना, इस वजह से। अब फिर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालना भी सीखा था प्रत्येक सेल में। तो भाई 8 कॉर्नर 1/8 भाग 1 हो गया। तो सब में हमने इस तरह से निकाला था, बार बार डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एससीसी एक एटम से मिलकर बना होता है, बीसीसी 2, एफसीसी 4। इसके बाद इनको भी देख सकते हैं, एनसीसी 2 और एसीसी 4। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। आपने अगर नहीं देखा तो लास्ट के जो लेक्चर्स हैं 6 लेक्चर, ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं है, आप उनको देख सकते हो ना। और अगर आपने कर रखे हैं वो, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़ा था भाई। एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल के बेस पर क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास 7 टाइप के होते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, जिसको हम ट्राइक्लिनिक भी कहते हैं। और इनमें एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल क्या क्या होता है बता चुके थे, हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह के इनका स्ट्रक्चर भी हमने बताया था। ब्रेविस लैटिसेस हमने बोला था कि सर कितने होते हैं। ब्रेविस ने 14 लैटिसेस के बारे में बताया था, 14 ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। 14 कौन कौन से बताए थे। क्यूबिक की अगर हम बात करें तो क्यूबिक में सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर के बारे में बताया था। टेट्रागोनल में उन्होंने सिंपल और बॉडी सेंटर बताया था। ऑर्थोरोम्बिक में उन्होंने सिंपल, बेस सेंटर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर बताया था। मोनोक्लिनिक में सिंपल और बेस सेंटर बताया था, बाकियों में सिंपल। जब टोटल हमने काउंट किए, टोटल काउंट करने के बाद देखा कितने आए, 14। तो ब्रेविस ने हमें 14 लैटिस सिस्टम के बारे में बताया था। फिर हमारे पास लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, यानी कि 3 लॉ हमारे पास थे। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस और लॉ ऑफ सिमेट्री। कॉन्स्टेंसी में ये बोल दिया था कोई भी फेस हो भाई कहीं पर हो पूरे क्रिस्टल सिस्टम में, 2 फेस के बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा, ये हमने बता दिया था। इसके अलावा लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस में किसी भी यूनिट सेल में जो हमारे पास एक्स, वाई और जेड एक्सिस में जो लेंथ होती है, एक्सियल लेंथ, किसी भी पूरे क्रिस्टल में जब आप किसी भी प्लेन पर देखते हो तो उनका क्या होता है, उसमें हमने बताया था कि जो डेफिनेट उनका जो रेशियो होता है वो डेफिनेट होता है। इंडाइसिस का रेशियो जो होता है वो कितना होता है, डेफिनेट होता है, ये हमने बता दिया था, मतलब इंटीजर नंबर में होता है। अब वापस तो उधर नहीं जा रहे हैं। लॉ ऑफ सिमेट्री में क्या कहा कि सिमेट्री जो होती है हमारे पास 3 टाइप की, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे तो हमने यूनिट सेल क्यूबिक में देख रहे थे। क्यूबिक में प्लेन पर इस तरह से फेस के थ्रू जब हमने डाला, 3 फेस पर मिली और हमें 6 मिली कहां से, डायगोनल से। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई थी हमारे पास 9। फिर हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा, तो सेंटर तो पूरा का पूरा एक ही बनता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही आती है। एक्सियल यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास C4, C2 और C3, ये 3 टाइप की मिली थी। इसलिए क्यूबिक में टोटल सिमेट्री हमारे पास 13 आती है, जिसमें से 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री और 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। डिटेल कैसे आई है कैसे नहीं आई है, इसके लिए आपको लेक्चर वापस से देखना पड़ेगा। अगर आपको पता तो कोई दिक्कत है नहीं। वेज इंडाइसिस एक्चुअल में इंटरसेप्ट होता है किसी भी क्रिस्टल प्लेन का। मिलर इंडाइसिस अगर आपको निकालना है तो मिलर इंडाइसिस के लिए क्या बताए थे, आप जो भी वेज इंडाइसिस यानी इंटरसेप्ट है उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने के बाद उसको एक इंटीजर नंबर बनाना, तो उसका फ्रैक्शन हटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिलर इंडाइसिस आ जाएगा। और कुछ हमने क्वेश्चंस भी यहाँ पर किए थे जिसको हम H के L से दिखाते हैं, ठीक है। मिलर इंडाइसिस के बाद हमने इंटरफेशियल एंगल, 2 फेस के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है किसी भी सॉलिड के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे, उनके मिलर इंडाइसिस के थ्रू इस तरह से हम एंगल को निकाल सकते हैं। और इसका हमने एक क्वेश्चन भी किया था इस तरह से, है ना। इसके बाद इंटरप्लेनर स्पेसिंग या डिस्टेंस, 2 प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम D से दिखाते हैं। और D को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो तीनों एक्सिस अलग अलग हैं, या तीनों में से 2 सेम है, या फिर तीनों ही सेम है। तो तीनों के लिए मैं D कैसे कैलकुलेट करना है हमने बाकायदा फॉर्मूला इनका देख लिया था। फिर उसके बाद हमने जाना था, हाँ, अलग प्लेन के लिए भी जान लिया था। देन
एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को हमें उसका स्ट्रक्चर जानना है तो हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन के तहत जानते हैं। इसी को हम एक्सआरडी भी कहते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी एक्सआरडी कहते हैं स्ट्रक्चर जानने को, है ना। उसमें हमें एक सबसे बेस्ट लॉ होता है जिसका नाम होता है ब्रैग्स लॉ या फिर ब्रैग्स इक्वेशन। ये WH ब्रैग और WL ब्रैग ने दिया था, है ना। और देने के बाद हमने इसको पूरा कंटिन्यू वे में समझ लिया था और लास्ट हमारे पास जो फॉर्मूला आया था दैट इज द n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। भाई इतना हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। अभी मुझे लगता है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो थोड़ा सा टाइम तो गया है लगभग 9-10 मिनट, लेकिन मुझे लगता है कि हमने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया इसको ना। अगर आपने पुराने सारे के सारे लेक्चर कर रखे होंगे तो फिर आपको ये जो रिवीजन हमने किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हुआ होगा, क्योंकि हमने पिछले 6 लेक्चर को मात्र 8 से 9 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। अभी हम आगे अपना स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक दैट इज पाउडर मेथड, है ना। सबसे पहले जानेंगे सर पाउडर मेथड होता क्या है। पाउडर मेथड को जानने के बाद फिर तीनों के यानी कि NaCl, KCl और CaCl का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे। हाँ भाई पाउडर मेथड पे आते हैं। अब आराम से, अभी तक तुमने जो रिवीजन किया तो फास्ट फास्ट कर रहे थे, अभी हमारा नया टॉपिक तो इसको हम आराम से सुकून के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। पाउडर मेथड एक्चुअल में क्या होता है, तो हम कहेंगे सर जैसे हम क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं ना। एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमें किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हमें पता करना होता है। एक टेक्निक नहीं होती, बहुत सारी टेक्निक होती है, उनमें से एक टेक्निक हमारे पास पाउडर मेथड के नाम से भी होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें सर पाउडर मेथड क्या बताता है, ये एक्चुअल में हमें डिटरमाइन करता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है विद द हेल्प ऑफ XRD। मतलब हम बोल सकते हैं पाउडर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, determine the crystal structure using X-ray diffraction। X-ray diffraction भाई एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना किसका काम होता है, पाउडर मेथड का काम होता है, ठीक है। अच्छा पाउडर मेथड होता क्या है, इसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है कि सर आपको ऐसा ऐसा करना है, फिर इसका कुछ प्रोसीजर है, उसके तहत ही हम इसको रिजल्ट को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो पाउडर मेथड एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा पेशेंस के साथ मैंने इसका प्रिंसिपल लिख रखा, तो आप प्रिंसिपल को समझेंगे सुनेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। पूरा बिना समझे हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमने टॉपिक कोई भी उठाया तो हम उसको समझ कर ही आगे बढ़ेंगे, बिना समझे तो हम आगे बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, ना जाएंगे कभी। थोड़े से पेशेंस के साथ जो ये लाइन लिखी हुए हैं उनको हम एक बार समझ लेते हैं क्या लिखे। देखो प्रिंसिपल इसका ये कहता है, इसका कुछ सिद्धांत होता है मतलब पाउडर मेथड का, वो क्या कह रहा है, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे इज पास्ड थ्रू ए पाउडर क्रिस्टलाइन सैंपल द टिनी क्रिस्टलाइन इन द पाउडर आर ओरिएंटेड इन मैनी डायरेक्शंस। पहली बात तो मैं एक बात बताऊं, पहले ना मैं आपको एक प्रोसीजर समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमें अगर किसी भी सिस्टम का किसी भी, जैसे मान लो नमक है आपके पास, NaCl आपके पास, आपको उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर क्या है उसका, तो उस नमक को आप ग्राइंड कर लो, उसको पाउडर बना लो, क्या कर लो, पीस कर पाउडर बनाओ। तो सबसे पहले जो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसका एक फाइन पाउडर बना लिया जाता है, और उस पाउडर को एक होल्डर ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन उसमें आपको भर दिया जाता है, एक होल्डर में भर दिया जाता है। उसके बाद आप एक्सरे डिफ्रैक्शन करोगे, फिर उस पर एक्सरे डालोगे। कुल मिलाकर कुछ इस तरह से हमने जैसे NaCl लिया, NaCl को पीसा, और पीसने के बाद एक मतलब हम कर सकते हैं एक होल्डर में उसको भर दिया। अब भरने के बाद फिर हम एक्सरे इस पर डालेंगे। पहली कहानी ये है। तो यहाँ पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे को पास करते हैं किसी भी टिनी पार्टिकल, टिनी हम बोल सकते हैं क्रिस्टल के पाउडर के साथ, तो उसमें जो उस पाउडर के अंदर जो नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे वो ओरिएंटेड हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है। तो यहां से अगला पॉइंट हमारे पास ये कह रहा है, सम क्रिस्टल विल सेटिस्फाई ब्रैग्स कंडीशन। उनमें से जो अलग अलग डायरेक्शन में वो फैल जाएंगे या
अरेंज होंगे, उनमें से कुछ क्रिस्टल जो होंगे वो क्या करेंगे, ब्रेग्स लॉ को फॉलो करेंगे। उसकी जो कंडीशंस है कि भाई यहाँ से आए इधर जाएंगे, जैसे बीम इधर से आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे, वो उस कंडीशंस को फॉलो करने लगेंगे, किसकी, ब्रेग्स लॉ की। अगर ब्रेग्स लॉ को फॉलो कर गए तो फिर क्या होंगे, डिफ्रैक्शन एक्स रेज फॉर्म रिंग और पीक। जैसे वो ब्रेग्स लॉ को फॉलो करेंगे तो वहां से एक्स रे डिफ्रैक्टेड हो जाएंगी, और डिफ्रैक्ट होने के बाद एक रिंग या फिर पीक देते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले प्रोसीजर समझो। हमने क्या किया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, ठीक है, उसको पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद होल्डर में डाल दिया। जैसे इधर मैंने पाउडर बनाया, पाउडर के बाद होल्डर में डाल दिया। अब होल्डर में डालने के बाद मैं उस पर डाल रहा हूं एक्सरे डिफ्रैक्शन। मैंने यहाँ पर क्या डाला भाई, यहां से एक्सरे डालना स्टार्ट किया। जैसे मैं यहां से एक्सरे डालता हूं, जैसे मैंने यहां से एक्सरे डाली, उसके बाद क्या होगा भाई, रिंग और पीक ऑन द डिटेक्टर। मैं देखता हूं कि जैसे मैंने डाला तो यहां से जो रेडिएशन है, एक्सरे जो है, वो हमारी डिफ्रैक्ट होती है, और डिफ्रैक्ट होने के बाद जो डिटेक्टर हमारे पास होता है उस पर एक रिंग, इस तरह से रिंग, और या फिर हम बोल सकते हैं इस तरह के पीक हमारे पास वहां पर मिल जाती है। ठीक है, जब हमारे पास रिंग और पीक हमें मिल जाएगी तो वहां से हम उनका एंगल और इंटेंसिटी पता कर सकते हैं, और एंगल और इंटेंसिटी पता करने के बाद, ब्रेग्स लॉ फॉलो करने के बाद, हमें लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल मिल जाता है। जरा इस वाली इमेज को समझने की कोशिश करते हैं, वापस से देखिए। भाई मैंने क्या किया, यहाँ से एक्सरे डाला, यहाँ पाउडर था, यहाँ पर जो भी क्रिस्टल है उस पर एक्सरे आगे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वहां पर एंगल देता है। अच्छा, जितना वो डिफ्रैक्ट होता है वहां से जो एंगल होता है वो 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसी को मैंने दूसरी इमेज के साथ समझाने की कोशिश करी है। जैसे यहाँ से कोई भी, जैसे मेरे पास ये क्रिस्टल सैंपल है ना, यहाँ से एक्सरे डिफ्रैक्शन आया और इस तरह से हमारे पास क्या कर गया, ये रिफ्लेक्ट कर गया। आपको ब्रेग्स लॉ में भी बताया था, अगर ये डिफ्रैक्ट ना करता तो सीधा जाता ना, सीधा जाता तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है उसको हमने 2 थीटा माना। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्लेन से ये जो एंगल है वो थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ से हम इसका एंगल थीटा और इसकी इंटेंसिटी का पता लगा सकते हैं, और जब एंगल थीटा और इंटेंसिटी पता चल जाएगी तो फिर हम उसको ब्रेग्स लॉ के हेल्प से उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी डी की वैल्यू कितनी है, और सारी चीजें मिलाकर हम पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। बस इतना ही था हमारे पास पाउडर मेथड में, बाकी कुछ नहीं था। आज का हमारा जो मेन काम है और सबसे ज्यादा समझने वाला जो काम है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। जब हम पाउडर मेथड को यूज करें, किसी को भी यूज करें, तो हमारे पास जो NaCl का जो स्ट्रक्चर आता है वो किस तरह से होता है, तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई, NaCl का स्ट्रक्चर एक्चुअल में इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं NaCl के स्ट्रक्चर को। आपको पता है, अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो मेरे को NaCl मिलेगा, तो आपको पता है Na+ होता है और Cl- होता है। अब कहानी ये होती है सर, Na+ किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहाँ होता है और Cl- कहाँ होता है, इसको जब हम XRD करते हैं तो वहां से हमें पता चलता है। वहां पर हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारे पास Cl- है वो कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे सर FCC पर। Cl- किसी भी यूनिट सेल के FCC लैटिस पॉइंट पर मिलेगा। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पर मिलेगा, मतलब फेस पर भी होगा, कॉर्नर पर भी। तो फेस और कॉर्नर पर दोनों जगह कौन मिलेगा, Cl- मिलेगा। दूसरी बात ये होती है हमारे पास, सर Na+ कहाँ मिलेगा। अगर मैं Na+ की बात करूं तो Na+ जो हमें मिलता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मिलता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर मिलता है। आप कहेंगे सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो हमारे पास सेंटर प्लस ऑल सेंटर या फिर ऑल एज सेंटर, ऑल एज सेंटर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे हमारे पास वो हर एक सेंटर और जितने भी एज है उनके सेंटर पे पाए जाते हैं। अब ये कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, आज हमारी क्लास का ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि जब हम आगे डिटेल पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में तो इतना है नहीं, जब आप मास्टर्स में जाएंगे, MSc के लिए करेंगे या फिर आगे और जैम वगैरह के लिए पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे
अगर आपको उसकी जरूरत हो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना दूंगा कि जहां पर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, फिलहाल नहीं पूछी जा रही तो हम केवल NaCl की स्ट्रक्चर के लिए जरूरत है तो हम उसको डिटेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कहाँ पर होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंटर पर, और सबके सब ए सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बनाने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो देखिए एक काम करता है, यहाँ पर आपको NaCl का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं। NaCl का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। ये हमने एक यूनिट सेल बनाया, ध्यान से देखना, हमने ये एक यूनिट सेल बनाया है। ठीक, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैंने काम ये किया जो मेरे पास Na+ है, चलो Cl- को लेते हैं हम। Cl- कहाँ था हमारे पास, FCC पर। तो जो Cl- है मैं उसको ये ब्लू रंग से दिखा रहा हूँ, या फिर एक काम करता है सर्कल से दिखा देते हैं, सर्कल, ठीक है ना। जो डॉट है दैट इज Cl-, ठीक है, Cl- को डॉट से दिखा रहे हैं, और डॉट कहाँ पर होगा हमारे पास, FCC। FCC हम पहले भी बहुत अच्छे से बता चुके हैं। FCC कहाँ होता है भाई, सर प्रत्येक कॉर्नर पर होता है। तो हमने इस कॉर्नर पे लिया, इस कॉर्नर पे लिया, इस कॉर्नर पे लिया, इस कॉर्नर पे लिया। कॉर्नर कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 8 होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 8 ही होते हैं। कॉर्नर हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, हमने 8 कॉर्नर पर Cl को लगा दिए। ठीक है, हमने 8 कॉर्नर पर Cl को लगा दिया है। ओके, इसके अलावा क्योंकि सर FCC की बात कर रहा है, कॉर्नर्स की तो बात कर नहीं रहा, तो कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पे भी होगा। और प्रत्येक फेस क्या है भाई, ये वाला फेस इधर है, इसका सेंटर इधर है, इसके जस्ट सामने वाला फेस इधर होगा। तो यही तो होगा ना, यही होगा ना, बिल्कुल। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके सामने वाला फेस कहाँ होगा, यही होगा। क्या कर रहे हो, ठीक है ना। ये हमारे पास दोनों आमने सामने फेस के सेंटर पे लगा दिए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ सर, ऊपर वाला फेस लेता हूँ, उसके सेंटर पे एक Cl लग दिया, नीचे वाले फेस के भी सेंटर पे एक Cl लग दो, एक Cl लग दो। तो सर इन दोनों के जस्ट इस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल। फेस कितने होते हैं सर, हमने कहा 6 फेस होते हैं। अभी मैंने क्या रखा, इस इधर वाले फेस के सेंटर पे रख दिया, इधर वाले फेस के सेंटर पे रख दिया, एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पे रख दिया, नीचे वाले के सेंटर के फेस पे रख दिया। अब पीछे वाले और आगे वाले पे रखेंगे। ये मेरे पास पीछे वाला फेस है, तो इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। ये मेरे पास आगे वाला फेस है, इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। इन दोनों के फेस पे भी रख दो, इन दोनों के फेस पे भी रख दो। तो सर ये हो गया मेरे पास FCC। क्या बन गया ये, FCC। तो जहां जहां भी मेरे पास में ये ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रही है, इट इज Cl-, ओनली Cl-। अभी ये NaCl का स्ट्रक्चर नहीं है, ये केवल और केवल Cl- का स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी मेरे को क्या करना भाई, Na भी तो लगाना है। Na कहाँ लगेंगे, ऑक्टाहेड्रल बर्ड्स पर। तो अगर हम बात करें Na के लिए चलो ये लेते हैं, ये लेते हैं Na+ को मान लो मैं इस तरह से एक डब्बा टाइप बना दिया मैंने, कोई भी एक स्क्वायर टाइप इस तरह से, इससे मैं Na+ को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब Na+ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो हमने कहा भाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होना चाहिए। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ होंगे सर, एक तो सेंटर में होगा, सेंटर के अलावा प्रत्येक एज के सेंटर पे होगा। सर सेंटर का है पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का सेंटर यहाँ है, तो एक Na तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक एज के सेंटर पे, एज मतलब किनारे, किनारे कितने होते हैं सर, हम पहले जान चुके थे 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं, तो कौन कौन से 12, एक ये हो गया इसका सेंटर, एक इसका सेंटर, एक इसका सेंटर, एक इसका सेंटर। सर 4 किनारे ऊपर हो गए। ठीक है, 4 नीचे भी होते हैं, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, सब पे मैंने लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा 4 किनारे हमारे खड़े वाले भी हैं, तो इनके सेंटर पे भी लगाओ। इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, और इसका सेंटर ये हो गया।
सर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी किस तरह से होती है। अब इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए, और अच्छे से आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से और बनाता हूँ, दूसरे तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, और मैं आपको ये इस तरह से बनाना आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो अब ये नहीं पूछेंगे सर ये कैसे बनाया आपने, और मैं बताऊंगा भी नहीं कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है। ये आपको खुद ही पता करना भी, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि पहले ही मैं सारी चीज़ों को बता चुका हूँ, तो फिर मैं क्यों बताऊंगा, ठीक है ना। इस तरह से हमें लेना होता, इनका हमें क्या बनाना है, क्यू बनाना है। एक मिनट मैं पहले ही आपको आसान तरीका बता चुका हूँ बनाने का इसको ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है अभी कि बार बार एक ही चीज़ को बताया जाए। इसलिए इस चीज़ का जिम्मेदारी आपकी है कि आप कैसे बनाओगे अब इसको ना। इस तरह से हमने किया था, दो हमने क्यू बनाकर इस तरह से बना लिया था, फिर सबको आपस में जोड़ दिया था। तो मैं तो डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप खुद देखो कैसे बनाना है, और नहीं पता है तो पुरानी क्लासेस जाकर ज्वाइन कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। पर मेरे से अभी मत पूछना कि कैसे बनाना सर बता दो, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आपको, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें अभी मिलाते हैं, मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ भाई। आई होप बन गया ना, ओके ओके। ये हमने क्रिस्टल लैटिस पूरा का पूरा बना लिया, जो हम पहले भी बना चुके थे। कैसे बनाते हैं आपको पता है, तो ये मैंने क्यों बनाया आपको मैं बता दूं एक बार, फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। फिर से बता देता हूँ मैंने क्यों बनाया। देखो हमने कहा Cl माइनस हमारे पास कॉर्नर पे होते, तो प्रत्येक कॉर्नर ये हो गया मेरे पास, ये एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये मेरे पास एक कॉर्नर है, ये मेरे पास एक कॉर्नर है। तो इस तरह से मैंने कहा कि प्रत्येक कॉर्नर पर मेरे पास क्या होना चाहिए, Cl माइनस होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास Cl माइनस प्रत्येक कॉर्नर पे। इसके अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पे, तो इसका फेस यहाँ पर आएगा ना सेंटर में, इसका फेस का सेंटर ये हो गया। इधर फेस का सेंटर, आप ये मत कहना कि ये हवा में लटके हैं भाई, हवा में नहीं लटके, ये लैटिस पॉइंट होता है, तो लैटिस पॉइंट इस तरह से हो गया ना। इसी तरह से ऊपर वाला का फेस ये हो गया, नीचे वाले का फेस सेंटर ये हो गया, है ना। इधर हो गया, इधर हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। पीछे का फेस सेंटर ये हो जाएगा, आगे वाले का फेस सेंटर ये हो जाएगा। तो ये हमने किया है एक्चुअल में, ये हमने किया, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहीं पर हम किसकी बात करें भाई, हम बात कर रहे हैं सर किसकी, Cl माइनस की। तो Cl माइनस में कैसे करेंगे, सॉरी Na प्लस की। तो Na प्लस कहाँ होता है, प्रत्येक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कहाँ होता है, सेंटर पे होता है सर। सेंटर के अलावा प्रत्येक एज के सेंटर पे, तो एज का सेंटर ये हो गया, ये एज का सेंटर है ना, ये एज का सेंटर है, ये हमारे पास एज का सेंटर हो गया। इसी तरह से ऊपर चार हो गए, नीचे वाले चार एज के सेंटर ये हो गए, ये एज का सेंटर है। इसी तरह से बीच में ये हो गए हमारे पास, ये एज के सेंटर हो गए। तो आप NaCl को कुछ इस तरह से निकाल सकते हो और बना सकते हो। तो मुझे लगता है आपको NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा इसमें एक चीज और जाननी है, छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं जो जाननी है आपको, वो मैं आपको बता दूं क्या जानना है। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको नहीं हटाता, चलो एक मिनट। चलो ये हटा देते हैं, ओके। और इसको मैं उठा के यहाँ लगा देता हूँ।
ये तो क्लियर होगा। अब यहां से हमें ये निकालना नंबर ऑफ Na प्लस या फिर Na+ हमारे पास कितने होंगे, ठीक है। तो ये भी हटाओ यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा देते हैं, इनको उठाकर ऊपर रख दीजिए, इनको उठाकर इधर रख दीजिए। तो यहाँ से हमें निकालना है सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ Na+, नंबर ऑफ Na+। तो Na+ कितने हो, Na कहाँ पर है सर, सेंटर पर। सेंटर कितने होते हैं, एक सेंटर होता है और एक सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन एक होता है, पहले से कह चुका। प्लस और Na कहाँ पर है सर, एज मतलब किनारों पर है। किनारे कितने होते हैं सर, 12 किनारे होते हैं और एक किनारे का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। ये आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहाँ से आप 4 से 12 को कैंसिल करोगे 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 Na+ प्रेजेंट होते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, नंबर ऑफ Cl-। Cl- कहाँ है सर, Cl- कहाँ पर है हमारे पास, FCC। FCC मतलब FCC में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 होता है आपको पता है, लेकिन है किससे, प्रत्येक कोने पर। कोने कितने, 8। एक कोने पर कितना होता है, 1/8 प्लस। फिर कहां पर है, फेस के सेंटर। फेस कितने, 6 और एक फेस पर कितना होता है 1/2। ये पहले ही बता चुके हैं हम। तो 1 + 3 यहां से भी कितना हो जाएगा 4। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि फॉर्मूला यूनिट जो होगा, फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl जो होता है वो कितना हो जाएगा भाई, 4 4 आ रहे हैं दोनों, यानी कि 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक यूनिट सेल के अंदर NaCl का कितने फॉर्मूला प्रेजेंट होंगे, तो हमने कहा सर 4। उसमें एक यूनिट सेल के अंदर 4 Na और 4 ही Cl होते हैं। इसके अलावा एक चीज और, इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान देनी है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो NaCl का 6:6 होता है, बस इतना ध्यान रखना। क्यों होता है इसके बारे में अभी फिलहाल हमें डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि अभी हमारे पास टॉपिक नहीं होता। अगर हम बताना भी चाहें, चलो बता भी देते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर से अच्छे से समझ में आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि हमारे पास पड़ोसी कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पड़ोसी। अगर इसमें Na की बात करो, इस Na के कॉन्टेक्ट में कितने Cl आ रहे हैं सर, 1 2 एक 3 और एक 4 और एक ऊपर 5 और एक नीचे 6 आ रहे हैं। तो एक Na के कॉन्टेक्ट में 6 Cl, एक Cl के कॉन्टेक्ट में 6 Na आएंगे। इस वजह से इसका फॉर्मूला यूनिट या फिर सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो हमारे पास में क्या था भाई, 3 चीजों के बारे में जानना था। 3 चीजों के बारे में जानना था। दूसरा हमारे पास है भाई स्ट्रक्चर ऑफ KCl, स्ट्रक्चर ऑफ KCl। अगर आप KCl की बात करो तो KCl का स्ट्रक्चर बिल्कुल NaCl की तरह होता है। तो हम यहाँ पर डिटेल बात में बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल जस्ट लाइक ए NaCl होता है। तो हम एक काम करेंगे बस, और काम हमारे पास ये है कि Na+ की जगह आपको क्या कर देना, K+ कर देना, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम के सेम रहेगा। यहाँ पर भी वही करना है। क्या करना है भाई, Na+ जो होगा उसकी जगह क्या कर देना, K+ ऑक्टाइडल वर्ड्स में आ जाएगा, Cl अपना FCC पे रहेगा, है ना। यहाँ पर भी K+ का नंबर 4 आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं NaCl और KCl में कोई अंतर नहीं है। जहां Na को हटाकर K लगा दो, NaCl की जगह KCl का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास लास्ट है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ CHCl। हमारे पास लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ CHCl, यानी सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप कैसे करेंगे। इसके बाद हमारे पास पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हो जाएगा कवर। CHCl की बात करें तो सीजियम कहाँ होता है, CGM+, और Cl- कहाँ होता है। तो CGM+ की बात करूं तो ये भाई आपको मिलेगा बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर देखने को मिलेगा CGM+। Cl- आपको मिलेगा कॉर्नर्स पर, ऑल कॉर्नर्स, प्रत्येक कॉर्नर पर आपको Cl- मिलेगा। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, आप ऐसे बना सकते हो, आप इस तरह से बना सकते हो। यू कैन मेक लाइक दिस। इसको हम यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है बताओ भाई Cl- कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे सर Cl- मिलेगा अपन को, Cl- मिलेगा अपन को कॉर्नर्स पर। यहाँ Cl होएगा, यहाँ Cl होएगा, यहाँ Cl होएगा, है ना, यहाँ Cl होएगा,
यहाँ पर भी Cl, 8 कॉर्नर है ना, तो 8 पर मिल जाएगा भाई, 8 कॉर्नर है, 8 पर मिल जाएगा भाई। तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, जो Cl माइनस है, Cl माइनस को हम डॉट से दिखा रहे हैं, राइट, तो Cl माइनस हो गया हमारे पास। अगर इसी तरह से हम बात करें सर किसकी, क्या है, Cgm प्लस, Cgm प्लस को हम किससे, ये येलो डॉट से दिखा देंगे। तो Cgm प्लस कहाँ प्रेजेंट होगा, हम कहेंगे सर Cgm बॉडी के सेंटर पर, पूरी बॉडी का सेंटर कहाँ होता है, बिल्कुल यहाँ बीचों बीच होता है, तो यहाँ Cgm आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास एक Cgm आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यही हमारे पास CHCl का स्ट्रक्चर होता है, बहुत आसान होता है, कोई अंतर नहीं है इसमें, कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसमें। अगर आप यहाँ से ये निकालना चाहो कि एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ CS प्लस है, Cgm प्लस कितने हैं, तो भाई Cgm प्लस कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, सेंटर एक होता है और सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी एक है, तो एक ही Cgm प्लस आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ Cl माइनस निकालने तो Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट है सर, कॉर्नर, कॉर्नर कितने होते हैं 8, और एक कॉर्नर का 1/8 होता है, आंसर आ जाएगा 1। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर CHCl का जो फॉर्मूला यूनिट है वो कितनी आ जाएगी, एक CS एक Cl, इसलिए फॉर्मूला यूनिट आपकी 1 आ जाएगी। यहीं पर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब Cl से हमने दिखाया था, तो वो कोऑर्डिनेशन जो रेशियो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होगा, एक CS के कांटेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे ना, तो 8 हो जाएंगे। अगर पूरा क्रिस्टल देखोगे तो उसके एक के कांटेक्ट में 80 आएगा, तो इसलिए हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 8:8। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी की सारी चीजें। उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी चीजें सॉलिड स्टेट में मैंने कराई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। वैसे तो जो आपका सिलेबस में था वो मैंने सारी चीजें कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक बचा है कि जो आपको लगता है कि सर ये कवर नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर कोई भी बना दूंगे। और फिलहाल तो मेरे ख्याल से तो वैसे सब खत्म हो गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर कोई भी चीज़ें बची होंगी तो हम देख लेंगे, अगर छोटी मोटी चीज़ होगी तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर लेना, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर ज़्यादा कुछ होगा तो हम एक लेक्चर बना देंगे, छोटी मोटी चीज़ों को हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे सीधा वहाँ पहुँचेंगे, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके अपडेट आपको मिल जाएंगे, और कोई भी चीज़ कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर भी हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं, आगे की यूनिट है वो हम करेंगे। फिलहाल इतना, और आपको जुड़ने के लिए यहाँ तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक उम्मीद और करना चाहते हैं कि जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आप उनको जोड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेलकम है उन लोगों को जो भी आने वाले हैं या आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और इस यूनिट को भी समाप्त करते हैं। आगे आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नई यूनिट और एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल यहीं पर हम समाप्त करते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए।